हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अनुच्छेद लेखन के फॉर्मेट के बारे में बताऊंगी। तो अनुच्छेद शब्द को अंग्रेजी में पैराग्राफ कहा जाता है। अनुच्छेद लेखन के अंतर्गत किसी विषय विशेष पर संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करने होते हैं। विचार व्यक्त करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि विषय से संबंधित समस्त प्रमुख बातों का समाहार हो जाए। अच्छे अनुच्छेद लेखन के लिए निम्नलिखित विशेषताओं की अपेक्षा होती है, जैसे कि विषय का साम्यक ज्ञान है ना। आपको उस विषय पे क्या ज्ञान है, कितना ज्ञान है, और दिए गए विषय से मिलते जुलते विषयों की समानता एवं भिन्नता का ज्ञान। ठीक है, उसकी सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, उसकी डिफरेंसेस क्या हैं, उसका ज्ञान होना चाहिए। भाषा के शब्द भंडार पर अधिकार। भाषा मतलब जो आपके शब्द भंडार है, आपका जो शब्दकोश है, वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। भाषाई संरचनाओं का पूरा ज्ञान। बड़ी बात को छोटे छोटे वाक्यांशों में लिखना, है ना। पदबंधों आदि के माध्यम से व्यक्त कर पाने की अभिव्यक्ति क्षमता। विषय से संबंधित प्रमुख उक्तियों को बल देकर प्रस्तुत करना। तो अनुच्छेद लेखन के संबंध में ध्यान रखने योग्य बातें। तो जब हम अनुच्छेद लिख रहे हों तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं किन बातों का ध्यान रखना है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने अनुच्छेद लेखन के लिए 2 मानदंड तय किए हैं। जैसे कि पहला दिया गया कि अनुच्छेद अधिकतम 80 से 100 शब्दों में होना चाहिए, और अनुच्छेद दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लिखा जाना चाहिए। कहीं मतलब कहीं आप दूसरे लाइन जोड़कर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। जो संकेत बिंदु दिए हैं आपको उसी के आधार पर लिखना है। इसका अर्थ यह है कि छात्रों को अपनी बात संक्षेप में सुगठित शैली में व्यक्त करनी होगी। सामान्यतः एक पंक्ति में लगभग 10 से 12 शब्द आते हैं। यदि एक पंक्ति में औसत 10 शब्द मान ले तो अनुच्छेद 8-10 पंक्तियों से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जहाँ तक बात संकेत बिंदुओं के आधार पर लिखने की है, यह संभवतः इसीलिए किया गया है कि छात्र रटकर अनुच्छेद न लिखें। उनमें यह योग्यता विकसित होनी चाहिए कि वे दिए गए संकेत बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। अतः अनुच्छेद लिखते समय संकेत बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करें और उन्हीं बिंदुओं को अपने अनुच्छेद में विस्तार दें। मतलब आपको संकेत बिंदु को यूज़ करके आपको वो अनुच्छेद पूरा कंप्लीट करना होगा। और अनुच्छेद लेखन का कार्य पूरा हो जाए तो उसे एक बार ध्यान से पढ़ें और देखें कि संकेत बिंदु से संबंधित कोई बात छूट न गई हो। बिकॉज संकेत बिंदु इसीलिए दिया जाता है कि आप उसे मतलब उसके रिलेटेड नहीं लिखना, आपको उसके आधार पर से पूरा आपको अनुच्छेद कंप्लीट करना है। तो ये हमारा फॉर्मेट है। तो चलिए अभी हम ये एक अनुच्छेद लेखन देखते हैं जिसमें हमें संकेत बिंदु के आधार पर हमें पूरा अनुच्छेद लेखन कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला टॉपिक है यानी विषय है मोबाइल बिना सब सुन, और संकेत बिंदु इसका दिया गया है मोबाइल का महत्व। दूसरा है लाभ हानि यानी मोबाइल के क्या लाभ हानि है, और तीसरा है सार्थक उपयोग। हम इसका उपयोग मतलब हम इसका कैसे अच्छा यूज़ कर सकते हैं, सार्थक उपयोग कैसे हम करें, वो इसमें लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में मोबाइल की सुविधा अपना एक अलग सा ही स्थान बना चुकी है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति मोबाइल के बिना अपने को अपाहिज सा महसूस करने लगता है। मोबाइल ने एक और व्यक्ति को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय जगत की सभी ज्ञानवर्धक जानकारियों से जोड़ा है, जो दूसरी ओर अनावश्यक तथा गुमराह करने वाले बहुत सारे ऐप्स से भी जोड़ दिया है। इन ऐप्स का युवा वर्ग पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। मोबाइल ने फेसबुक, ट्विटर तथा व्हाट्सएप जैसे विभिन्न प्रकार के ऐप्स द्वारा युवा वर्ग का समय भी बहुत बर्बाद करवाया है। अतः मोबाइल के उपयोग में लाभ और हानि दोनों ही समाहित हैं। इसका उपयोग हमें संभाल कर करना होगा। ठीक है, अब मिलते जुलते अनुच्छेद जीवन का अंग मोबाइल। तो मतलब अगर ऐसा भी पूछे जीवन का अंग मोबाइल, तो अगर ऐसा पूछे तो इसमें भी आप यही कंटेंट लिखेंगे।
अभी हम बात करें तो सूचना लेखन की यानी नोटिस राइटिंग की, कम से कम शब्दों में महत्वपूर्ण जानकारियों को जनता तक पहुंचाने के लिए सूचनाओं का इस्तेमाल किया जाता है। सूचना की शैली औपचारिक होती है। अंग्रेजी में सूचना को नोटिस कहते हैं। सूचनाएं व्यक्तिगत रूप में भी दी जा सकती है। उन्हें जन सामान्य के लिए समाचार पत्रों में भी प्रायः प्रकाशित करवाया जाता है। ये कभी कभी दीवारों पर पोस्टर के रूप में तथा सूचना पट्टों पर ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर लगा दी जाती है जिससे उससे आम आदमी आसानी से पढ़ सके। इस तरह सूचना लेखन वह गतिविधि है जिसके माध्यम से कोई विशिष्ट जानकारी जन सामान्य तक पहुँचे। ठीक है। अब हम आते हैं सूचना के भेद। सूचना के काफ़ी सारे भेद होते हैं। सूचना अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे कि नीति संबंधी सूचनाएं, सरकारी पदों के रिक्त होने की सूचनाएं, सार्वजनिक उपक्रमों की बैठक यानी मीटिंग्स की सूचनाएं, न्यायालय संबंधित सूचनाएं, है ना, या तो जन्म मृत्यु नाम परिवर्तन खोया पाया तथा अन्य सामाजिक समस्याओं संबंधित सूचनाएं। तो चलिए हम सूचना का पहला उदाहरण देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि विद्यालय के हेड बॉय द्वारा विद्यालय के सूचना पट पर छात्रों को विद्यालय मेले में हिस्सा लेने हेतु सूचना लिखिए। तो सबसे पहले आप बॉक्स बनाइए। मैं तो यही बोलूँगी कि सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना चाहिए। फिर उसके सबसे ऊपर आपको सूचना लिखना है। फिर संगठन या किसी संस्था का नाम, कॉस्मस कैसल इंटरनेशनल स्कूल यहाँ पे नाम लिखा है। फिर एक लाइन छोड़ के आपको दिनांक लिखनी है, जो भी आप जिस दिन सूचना ये लिख रहे हो। फिर एक लाइन छोड़ के आपको वापस विद्यालय मेले में हिस्सा लेने हेतु, क्योंकि आप यहाँ ऊपर में ये जो लिखा है विद्यालय मेले में हिस्सा लेने हेतु सूचना लिखिए, तो आप वहाँ से लिख सकते हैं। फिर ये हेडिंग डालने के बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे और अपना पूरा स्टार्ट करेंगे कि विद्यालय के प्रांगण में 3 अप्रैल 2021 को वार्षिक मेला आयोजित किया जा रहा है। जो छात्र अपनी कक्षा के साथ मिलकर स्टॉल लगाने के इच्छुक हों वे अपनी कक्षा अध्यापिका से संपर्क कर सकते हैं। विद्यालय सचिव द्वारा यह घोषणा की जाती है कि सर्वोत्तम 3 स्टॉलों को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इच्छुक छात्र अपने स्टॉल से संबंधित जानकारी सहित सीधा संपर्क कर सकते हैं। एक लाइन छोड़ के आप अ ब स लिखेंगे और फिर एक लाइन छोड़ के आप हेड बॉय लिख देंगे। ठीक है। तो आपको अ ब स इसलिए लिखना क्योंकि आपको अपना नाम नहीं लिखना चाहिए। सूचना में भी यही एप्लीकेबल होता है और पत्र में भी यही एप्लीकेबल होता है कि आपको अपना रियल नेम, रियल टेलीफोन नंबर नहीं देना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए। मेन एग्जामिनेशन में आपको अ ब स या क ख ग करके ही आपको करना चाहिए, लिखना चाहिए। चलिए तो अब हम विज्ञापन लेखन यानी एडवर्टीजमेंट राइटिंग के बारे में जानेंगे कि फॉर्मेट कैसा है, क्या है। विज्ञापन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, वी तथा ज्ञापन। वी का अर्थ है विशिष्ट तथा ज्ञापन का अर्थ है सूचना। विज्ञापन अंग्रेजी के एडवर्टीजमेंट शब्द का हिंदी प्राय है, जो यह बताता है कि विज्ञापन संप्रेषण का एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसका प्रयोग कोई व्यापारिक संस्था अपने उत्पाद का विक्रय करने के लिए करता है। विज्ञापन का मूल उद्देश्य उसके माध्यम से उत्पादक को लाभ पहुंचाना होता है। यह एक ऐसा कुशल विषण औजार है जो वस्तु की बिक्री में व्यापारी की मदद करता है, साथ ही उपभोक्ता की भी क्रय करने में मदद करता है। चलिए अब हम जानेंगे आकर्षक विज्ञापनों के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। विज्ञापनों में चित्र का प्रभाव, चित्र भावों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करते हैं, अतः विज्ञापनों को रोचक तथा आकर्षक बनाना चाहते हैं तो चित्रों का अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए, है ना। विज्ञापनों में रंगों का प्रभाव, काले सफ़ेद विज्ञापनों की बजाय रंग बिरंगे विज्ञापन अधिक आकर्षक होते हैं क्योंकि रंगों का व्यक्ति पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। विज्ञापनों के प्रति रुचि तथा ध्यान, विज्ञापन ऐसे हों जिसमें उपभोक्ता पूरी रुचि ले सके। इस प्रकार विज्ञापन का स्वरूप
विज्ञापन का आकार, विज्ञापन का रंग, विज्ञापन के चित्र, विज्ञापन में नवीनता, विज्ञापन की गति, विज्ञापन की अवधि, सभी मिलकर उपभोक्ता के मन पर असर डालते हैं। अब हम आते हैं सफल विज्ञापन के गुण। तो एक सफल विज्ञापन के निम्नलिखित प्रमुख गुण हैं। एक तो रोचकता। सफल विज्ञापन में पहले वाक्य से अंतिम वाक्य तक विज्ञापन की भाषा रोचक होनी चाहिए। एक सरलता। विज्ञापन जितने सरल होंगे उतना ही अधिक संप्रेषणीय होंगे। आम आदमी भी विज्ञापन के संदेश को समझ ले। सरलता का ऐसा गुण विज्ञापन में होना चाहिए। संक्षिप्तता होनी चाहिए। विश्वसनीयता। विज्ञापन के कथ्य या संदेश पर उपभोक्ता सहज रूप से विश्वास कर सके, यह बहुत आवश्यक है। अतः विज्ञापन में इस तरह की अभिव्यक्तियां होनी चाहिए जो ग्राहक के मन में उत्पाद के प्रति विश्वास जगा सके, जैसे पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। फिर आता है संगत भाषा। विज्ञापन की भाषा संगत होनी चाहिए। विज्ञापन के संदेश के अनुसार भाषा का प्रयोग अपेक्षित है। अब विज्ञापन के प्रकार। तो विज्ञापन के प्रकार जो हैं, उद्देश्य के आधार पर विज्ञापन, वस्तुओं या सेवाओं के विज्ञापन। ये विज्ञापन किसी वस्तु या सेवा की प्रतिष्ठा या बिक्री को बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। बाजार में उपलब्ध अधिकांश विज्ञापन इसी श्रेणी में आते हैं। इन विज्ञापनों में वस्तु या सेवा के गुणों, मूल्य आदि की जानकारी ही रहती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, दंत दीप्ति टूथपेस्ट, ये एक विज्ञापन है। किस तरह से यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा है, एड्रेस लिखा है और मूल्य लिखा है, ये आप देख सकते हैं। फिर दूसरा प्रकार आता है विज्ञापन का संस्थानीय विज्ञापन। इन विज्ञापनों का उद्देश्य किसी वस्तु या सेवा की बजाय कंपनी के लिए प्रतिष्ठा और सद्भावना अर्जित करना होता है। इन विज्ञापनों का उद्देश्य ऐसा वातावरण और ऐसी भावनाएं पैदा करना है जिससे लोग कंपनी के मित्र बने। ऐसे विज्ञापनों का उद्देश्य आर्थिक लाभ कमाना नहीं होता है। इन विज्ञापनों के माध्यम से विज्ञापनकर्ता और अपनी नीतियों और अनुसाधनों एवं विकास गतिविधियों के बारे में, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में, अपने कर्मचारियों के बारे में बताते हैं। तो ये संस्थानीय विज्ञापन है, आप देख सकते हैं। फिर तीसरा आता है मांग के प्रभाव स्तर के आधार पर विज्ञापन। पहले तो प्राथमिक मांग पैदा करने वाले विज्ञापन। इन विज्ञापनों में किसी एक ब्रांड की बजाय समूचे वस्तु वर्ग की मांग बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। उदाहरण के लिए बादाम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने वाला यह विज्ञापन देखिए, बादाम खाइए, सेहत बनाइए, ये आप देख सकते हैं। और दूसरा इसका प्रकार है चुनिंदा मांग को उत्प्रेरित करने वाला विज्ञापन, ये आप देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं विज्ञापन के। अगर क्वेश्चन ने पूछा जाए कि कृष्णा हर्बल हरिद्वार के कब्जहर चूर्ण का विज्ञापन या कोई भी कब्जहर चूर्ण का विज्ञापन बनाइए, तो आप ये ऐसा विज्ञापन लिख सकते हैं, बना सकते हैं। फिर हम आते हैं सनराइज बिस्कुट कानपुर का विज्ञापन। सो आप देख सकते हैं किसी भी बिस्किट पर अगर विज्ञापन आए तो आप ये ऐसा विज्ञापन बना सकते हैं एग्ज़ाम में। फिर हम आते हैं हिमालय च्यवनप्राश का विज्ञापन। अगर किसी भी च्यवनप्राश पर अगर आपको बनाना हो विज्ञापन तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। फिर हम आते हैं नवयुग पुरुष छात्रावास का विज्ञापन, तो ये भी आप अपने एग्ज़ाम पे कर सकते हैं, एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो अब हम औपचारिक पत्र पे आते हैं। अपने क्षेत्र की गंदगी की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र लिखिए। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। परीक्षा भवन आपको सबसे पहले लिखना है, एक लाइन छोड़ के आपको क विद्यालय, फिर आपको ऐसे ही लाइन्स छोड़नी है, क क्षेत्र, ग नगर, फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, दिनांक लिखना है, जो भी दिनांक पे आप अगर पत्र लिख रहे हैं। फिर हम स्वास्थ्य अधिकारी को ये पत्र लिखेंगे, तो यहाँ पर भी क क्षेत्र ग नगर आएगा, क्योंकि हम कभी भी अपने क्षेत्र या कभी भी विद्यालय का नाम पत्र में नहीं लिखते और हमारा खुद का नाम भी नहीं लिखते। तो चलिए हम आते हैं विषय। फिर विषय लिखना है, फिर फॉर्मेट लिखना है, फिर उसके बाद में हमें धन्यवाद करके अगर आप लड़का है तो आप भवदिया लिखना, और लड़की है तो भवदिया, और अपना नाम तो लिखना नहीं है, तो अ ब स लिखना है। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर हमने क विद्यालय ख क्षेत्र ग नगर लिखा है
तो यहाँ पर क ख ग नहीं आना चाहिए, यहाँ पर अ ब स ही आना चाहिए। तो चलिए अब हम पत्र देखते हैं। अपने क्षेत्र की गंदगी की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र लिखिए। पहले तो फॉर्मेट के अनुसार हम चलेंगे। तो परीक्षा भवन, क विद्यालय, क क्षेत्र, ग नगर, दिनांक जो भी है, स्वास्थ्य अधिकारी, क फिर एक लाइन छोड़ के क क्षेत्र ग नगर, विषय है अपने क्षेत्र की गंदगी की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु। फिर हम आते हैं एक लाइन छोड़ के महोदय, फिर आपको वापस एक लाइन लीव करनी है। फिर हमें लिखना है कि मैं क नगर क क्षेत्र का निवासी हूँ। इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान अपने क्षेत्र में फैली गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। यह सफाई की व्यवस्था मतलब यहाँ सफाई की व्यवस्था इतनी चिंतादायक है कि नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए भयानक बीमारी को निमंत्रित कर सकती है। कृपया इस क्षेत्र की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अवलंब कोई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाए, है ना। इसके लिए सभी क्षेत्रवासी आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद लिखना है और भवदिया आपका नाम नहीं लिखना है, उसकी जगह आप अबस लिखेंगे। तो ये आपका पत्र का फॉर्मेट था और यहाँ पे मैंने एक उदाहरण भी दिया आपको पत्र कैसे लिखना है, क्या करना है। अगर औपचारिक है, अनौपचारिक है तो आपको मतलब आपके रिलेटिव फ्रेंड्स उसको आप लिखते हैं। पर 10th के बोर्ड में टर्म 2 के एग्ज़ाम में अभी हमें औपचारिक पत्र ही पूछा जाएगा, तो आप इसकी तैयारी एकदम अच्छे से कीजिए। तो चलिए अब हम लघु कथा लेखन के बारे में पढ़ेंगे। लघु कथा दिखने में छोटी अवश्य होती है, पर पाठक के मन पर इसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। कहानी की तुलना में लघु कथा लिखना अधिक श्रम साध्य है। लघु कथा के प्रमुख गुण हैं संक्षिप्तता, सूक्ष्मता और सांकेतिकता। कहानी की तरह लघु कथा में वर्णन और विवरण का अवकाश नहीं होता, बल्कि संकेत और व्यंजना से काम चलाया जाता है। लघु कथा की प्रमुख विशेषताएं कथानक, जहां कहानी के कथानक में घटनाओं का विस्तार होता है, वहीं लघु कथा के कथानक में घटनाओं के विस्तार का अभाव होता है। कहानी में जहां संघर्ष की तीव्रता होती है, वहीं लघु कथा में संघर्ष की तीव्रता नहीं होती। पात्र योजना, कहानी की तुलना में लघु कथा में पात्रों की संख्या 1-2 तक सीमित होती है। कल्पना की उड़ान, लघु कथा में यथार्थ के साथ साथ काल्पनिक अभिव्यक्ति भी हो सकती है। अर्थात लघु कथा में राजा, रानी, पशु, पक्षी आदि काल्पनिक पात्र भी हो सकते हैं और काल्पनिक घटनाएं भी। तो अब लघु कथा में शैली कैसी होनी चाहिए। लघु कथा में लेखक अपनी बात संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है। तो जो आपको संकेत बिंदु जो दिए रहेंगे वो पीछे है, तो आपको उसके आधार पे आपको या तो स्टोरी लिखनी है। तो हम वापस आ जाते हैं। संक्षिप्तता होनी चाहिए। लघु कथा का सारा कलेवर उसकी लघुता में निहित होता है, अतः कहानी की तरह उसमें विस्तार की गुंजाइश नहीं होती। तो मतलब एकदम लंबी सी कहानी नहीं लिखनी है जो बोर हो जाए आपके टीचर। आपको एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है जिसके ऊपर ये है। तो अब हम आते हैं प्रस्थान बिंदु के आधार पर, और वहाँ पे एक संकेत बिंदु के आधार पर, दूसरा संकेत बिंदु के आधार पर लघु कथा लेखन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्थान बिंदु के आधार पर लघु कथा लेखन की विधि। तो आपको परीक्षा में प्रस्थान बिंदु कुछ इस तरह से दिए जाएंगे कि आपको कहानी का कुछ एक पार्ट आधा दिया जाएगा, फिर उसके बाद में उस कहानी को अधूरा छोड़ दिया जाएगा, फिर उसको आपको कंप्लीट करना है। और ये जो आप कहानी लिखेंगे वो मीनिंगफुल होनी चाहिए और मतलब समझ में आनी चाहिए, एकदम सरल भाषा में होनी चाहिए। तो चलिए अब हम प्रस्थान बिंदु के आधार पर लघु कथा लेखन देखेंगे। तो ये इसका उदाहरण है। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन दोपहर को वह एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। अचानक एक चूहा उसके ऊपर आकर कूदने लगा। इससे शेर की नींद टूट गई। अपने ऊपर चूहे को देखकर वह बहुत क्रोधित हुआ और गरज कर बोला, तेरी यह हिम्मत, मैं अभी तुझे जान से मार दूंगा। बेचारा चूहा भय से कांपने लगा। उसने शेर से विनती की। तो आपको एग्ज़ाम में ऐसा ही कोई प्रस्थान बिंदु के आधार पर दिया जाएगा। आपको आधी स्टोरी दी जाएगी, उसके बाद में इस चिन्ह का प्रयोग होगा। इसका मतलब ये कि आपको पूरी स्टोरी खुद से कंप्लीट करनी है इसके बाद, ठीक है। इसके बाद आप अपनी स्टोरी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो
अगर हम पूरी स्टोरी इसमें दी गई है तो हम देखते हैं। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन दोपहर को वह एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। अचानक एक चूहा, तो आपको इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पूरा सेम टू सेम लिखना है। उसके बाद से आपको अपनी मर्ज़ी से ये स्टोरी लिखनी पड़ेगी, बट इसके कॉन्टेक्स्ट में ही होनी चाहिए। विनती की, महाराज मुझे मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए। वैसे तो मैं बहुत छोटा और दुर्बल हूँ, मगर मैं वादा करता हूँ कि आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूँगा। कभी मौका मिले तो आपकी मदद अवश्य करूँगा। उसकी बात पर शेर हंसते हुए बोला, तुम जैसा बहुत ही कमज़ोर और छोटा जीव मेरी क्या मदद करेगा। चलो तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। यह कहकर शेर ने चूहे को छोड़ दिया। एक दिन की बात है, किसी शिकारी ने जंगल में जाल बिछा रखा था। शेर शिकार की तलाश में जंगल में भटक रहा था कि शिकारी के जाल में फंस गया। घबराकर वह दौड़ने लगा, मगर जाल बहुत मजबूत था। बेचारे शेर की एक ना चली। जाल तोड़कर बाहर निकलना उसके लिए संभव नहीं था। चूहे ने दूर से शेर की दहाड़ सुनी तो वह भागकर शेर के पास आ पहुंचा और उसने देखते ही देखते उस जाल को कुतर दिया। जाल के कटते ही शेर उससे आज़ाद हो गया। जाल से बाहर आकर शेर ने चूहे का आभार व्यक्त किया और उसे धन्यवाद दिया। फिर वे दोनों शिकारी के आने से पहले वहाँ से चले गए। तो इस तरह से आपको प्रस्थान बिंदु के आधार पर लघु कथा लेखन लिखना है। परीक्षा में आपको आधी स्टोरी दी जाएगी, उसके बाद में आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है। चलिए अब हम संकेत बिंदु के आधार पर लघु कथा लेखन देखेंगे। तो सबसे पहले आपको संकेत बिंदु के आधार पर ये पूरी स्टोरी कंप्लीट करनी है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको कैसे कंप्लीट किया जाएगा। तो संकेत बिंदु में ये कि सबसे पहले आपको ये संकेत दिए जाएंगे, फिर उस पर आपको लघु कथा लिखनी है। और ये वही कथा है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बंदर और मगरमच्छ की। तो इस स्टोरी में संकेत बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं। नदी के किनारे एक जामुन के पेड़ पर एक बंदर, फिर नदी में रहने वाले मगरमच्छ से उसकी मित्रता होना, फिर मगरमच्छ को खाने के लिए जामुन देते रहना, फिर है एक दिन मगरमच्छ द्वारा कुछ जामुन अपनी पत्नी को खिलाना, फिर पत्नी का सोचना कि स्वादिष्ट जामुन खाने वाले बंदर का कलेजा मीठा होना, अपने पति से बंदर का दिल लाने की जिद करना, फिर है मगरमच्छ द्वारा बंदर को भोजन पर निमंत्रित करना, फिर दिया गया है अपनी पीठ पर बंदर को बैठाकर ले चलना, फिर दिया है नदी के बीचों बीच पहुंचकर भेद खोलना, फिर दिया है बंदर द्वारा धैर्य न खोना, पेड़ की खोखल में दिल को संभाल कर रखने की कहानी बताना, दिल लाने हेतु वापस चलने के लिए कहना, मगरमच्छ द्वारा बंदर को वापस लाना, बंदर का उछल कर पेड़ पर वापस पहुंचना, फिर है मगरमच्छ से दोस्ती समाप्त करना। तो संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको ये पूरी स्टोरी कंप्लीट करनी है। फिर आपको इसके अंत में शिक्षा लिखनी है, पर सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि शीर्षक सीधा टॉप पे आना चाहिए और इसका शीर्षक है बंदर और मगरमच्छ। शिक्षा ये मिलती है कि मुसीबत के क्षणों में कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए तथा मित्रता का सदैव सम्मान करना चाहिए। तो ये था हमारा संकेत बिंदु के आधार पर। तो इसका तीसरा प्रकार है शीर्षक के आधार पर लघु कथा लेखन। तो हमें शीर्षक दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है अभ्यास की शक्ति, तो हमें इसके आधार पर पूरी लघु कथा लिखनी है। तो चौथा प्रकार है शिक्षा के आधार पर लघु कथा। तो परीक्षा में आपको सिर्फ शिक्षा दी जाएगी, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि केवल बुद्धिमान को सीख दो, मूढ़ को नहीं। तो इस पर आपको पूरी लघु कथा लिखनी है। पर मैं ये कहती हूँ कि सबसे पहले आपको शीर्षक लिखना ज़रूरी। सबसे ऊपर आप शीर्षक लिखेंगे, फिर आप अपनी स्टोरी लिख सकते हैं। उसके अंत में अगर आप शिक्षा लिखें तो भी चलेगा। तो आई होप आपको ये काम आएगा टर्म 2 के हिंदी के एग्ज़ाम में। सो थैंक यू वेरी मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक my video, share and subscribe to my channel. Thank you guys and bye.